नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवीय, आप लोगों का जीएस गुरु। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेक्चर नंबर 10, और अभी तक हमने लेक्चर 9 तक की स्टडी कर चुके हैं। लेक्चर 10 में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नर एंड गवर्नर जनरल टिल 1857। 1857 तक भारत में जितने भी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और जितने भी गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जब हम गवर्नर बोलते हैं तो हम बोल रहे हैं प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नर कहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे? गवर्नर प्रेसिडेंसियों में अपॉइंट किए जाते थे। और सबसे पहली जो प्रेसिडेंसी अंग्रेजों ने बनाई थी वो बनाई थी बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल में सबसे पहले जो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, सबसे पहला जो गवर्नर अपॉइंट हुआ है वो हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सबसे फेमस नाम जो है वो है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स, ये दो काफ़ी प्रसिद्ध लोग हुए हैं, काफ़ी फेमस गवर्नर हुए हैं बंगाल के या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिन्हें हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या हम बोलें ब्रिटिश एम्पायर का जो इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसके जनक ही कहे जाते हैं। उसका बेस अगर किसी ने बनाया है, या वो जो पूरा प्रशासन पूरा का पूरा जो शासन इंडिया में इस्टेब्लिश किया है, उसमें दो नाम सबसे फेमस होते हैं, एक रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा नाम वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर थे बंगाल के, और फिर बाद में बंगाल के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए, तो उनके बारे में बात करेंगे, जो हुआ है 1772 से। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और सबसे पहले गवर्नर जनरल बंगाल के जो बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही बने थे। ठीक है, 1773 से, क्योंकि फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और फिर क्या होता है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बंगाल का ही गवर्नर जनरल क्या बन जाता है? बंगाल का इंडिया का गवर्नर जनरल। साथ ही वो बंगाल का भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, साथ ही पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जितनी भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है, जितने भी एरिया पर ब्रिटिशर्स का रूल है, ठीक है ना, वहां का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कंट्रोल कर रहा है, साथ ही बंगाल का भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है। तो हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके साथ ही वो बंगाल का गवर्नर भी है, साथ ही बंगाल का गवर्नर भी है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, और 1833 में इस पोस्ट को जो संभाल रहा था वो संभाल रहे थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं और लास्ट गवर्नर बोल सकते हैं हम बंगाल के। ठीक है, अब देखिए 1853 में ये इवेंट होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। इनके अलावा हम बात करें तो 48 में एक इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी आता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात की जाएगी। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाते हैं, क्योंकि 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, भारत सरकार अधिनियम जो अधिनियम आता है 1858 में, उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी पोस्ट का जो नाम है वो कहलाता है वॉयसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तब से 1858 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पर नाम क्या हो जाता है? वॉयसराय। और फर्स्ट वायसराय इंडिया के जो बनते हैं वो बनते हैं कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1862 तक भारत का वायसराय रहता है, 1862 तक इंडिया का वायसराय रहता है। ठीक है, और 1862 तक वो जब वायसराय रहेगा तो यहाँ से वायसराय की पोस्ट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और फिर 1862 से लेकर 1947 तक, जब तक आज़ादी मिलती है तब तक इंडिया की जो सुप्रीम पोस्ट रहती है वो वायसराय ही रहती है। ठीक है ना, तो अब फिलहाल जो हम बात करेंगे इस टॉपिक में वो 1857 की बात करेंगे। और फिर जब हम देखिए, ये मैंने आप लोगों को बोला था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के दो सेक्शन हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम 10 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और फिर जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा आपका सेकेंड पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष। तो ये टोटल 10 टॉपिक्स थे, ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और इसमें जो है हम बात करेंगे सिर्फ 1857 तक के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर और उसके बाद वॉयसराय ऑफ इंडिया की। ठीक है, और जब हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पे आ जाएंगे उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे 1857 के बाद के जितने भी वॉयसराय हुए हैं इंडिया में अपॉइंटेड। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1857 के बाद 1858 के बाद
जो इंडिया में अपॉइंट हुए थे वो वॉयसराय हुए थे, जो मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लेक्चर 10 में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कहां तक के? 1857 तक के। ठीक है ना, तो इसमें देखिए बहुत सारे लोग अपॉइंट हुए हैं, लेकिन हम उन सभी को डिस्कस नहीं करेंगे, सभी का डिस्कशन नहीं करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर कोई इंपोर्टेंट फैक्ट है, अगर कोई खास बात है जो हिस्ट्री के इंपोर्टेंट के हिसाब से इंपोर्टेंट है और साथ ही एग्जाम में वो पूछी जाती है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस उन पर आधारित है, तो उनके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा, उनके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कई सारे आते हैं एग्जाम में रिलेटेड टू गवर्नर, गवर्नर जनरल की इस गवर्नर ने क्या किया था, इस गवर्नर ने क्या किया था, किसके समय ट्रेन चली थी, किसके समय पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। ठीक है ना, किसे हम प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, जिसने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाए थे। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया था, किसने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया था, किसके समय रैयत वाली सिस्टम शुरू हुआ, किसके समय महाल वाली सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, किसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आया है, किसने डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस लेकर आया। इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे। और इन ऑब्वियसली मैंने ये जितने भी आप लोगों को अभी पढ़ के बताए हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, चलिए तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, अभी तक जो हमने इस फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस किया है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में अभी तक जो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़े थे, मुगलों का जो पतन होता है और जो 11 मुगल रूलर्स रूल करते हैं आफ्टर द 7 ग्रेट मुगल रूलर्स, और उनके नाम आप लोगों को पता है 11 लेटर मुगल्स में बहादुर शाह द्वितीय से शुरू होते हैं और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय, इसके बीच में कई सारे रूलर्स रूल करने आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत थर्ड किस मुगल शासक का शासन था, कौन से मुगल इंपीरियर थे, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय पर कौन से मुगल रूलर थे, प्लासी के युद्ध के समय कौन से मुगल रूलर थे। तो देखिए ढेरों क्वेश्चन हैं, कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, किस मुगल शासक के समय पर या किस मुगल शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था बंदा बहादुर को, और आप सभी को पता है बंदा सिंह बहादुर की अगर बात की जाए, हु वाज द लीडर ऑफ सिख आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों के जो लीडर थे वो बंदा सिंह बहादुर थे। तो देखिए हजारों क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी टॉपिक को ना अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी वो घुमा फिरा के पूछ ले, आपके आंसर जो है वो क्लियर होंगे, आपके लिंक जो है वो बने रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था लेटर मुगल्स, या फिर हम बोल सकते हैं पोस्ट मुगल्स। ठीक है, सेकंड जो लेक्चर था, जो दूसरा जो टॉपिक था, उसमें हमने 18वीं सेंचुरी की पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस किया था, 18वीं शताब्दी की भारत की राजनीतिक स्थिति को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंडिया के जो पावर्स क्रिएट हो रही थी, भारत में जो पावर ओरिजिनेट हो रही थी 18वीं शताब्दी में, जैसे कि मराठा हो गए हैं, सिख हो गए हैं, सक्सेसर स्टेट्स की बात करें तो जैसे कि अवध हो गया है, हैदराबाद हो गया है। ठीक है, बंगाल में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, इसके बाद सिराजुद्दौला, ठीक है, मीर जाफर, मीर कासिम, ये सारी चीजें। फिर हम बात करते हैं कहाँ की, कर्नाटक में जिस तरह से साम्राज्य बनता है, कर्नाटक स्टेट या प्रांत की उत्पत्ति होती है, फिर अंग्रेजों का उस पर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों का एक प्रकार से पपेट रूलर्स वहां पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो कर्नाटक को हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक में। मराठा साम्राज्य सबसे प्रभावशाली, सबसे महत्वपूर्ण था। सिख एम्पायर काफी शक्तिशाली था, और ये दोनों मुगलों के बड़े दुश्मन थे, बड़े शत्रु के रूप में कहलाए जाते थे। देखिए सिखों के ऊपर से कई क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने उसमें सिख रिलीजन को डिस्कस किया और उसके बाद सिख एम्पायर को डिस्कस किया है। सिख रिलीजन जो 10 सिख गुरु वहां पर हुए हैं सिख धर्म में, जिनके ऊपर से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर सिख एम्पायर बनता है जो रंजीत सिंह के द्वारा स्टेब्लिश किया था 1799 से 1849 तक। ठीक है, जिसमें 6-7 रूलर्स होते हैं जिनके नाम मैंने आप लोग कई बार बताए हैं। तो ये एक टॉपिक हो जाता है लेक्चर 2। लेक्चर 3 में हम बात कर रहे होते हैं कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन कंपनी जो अराइव हुई है इंडिया में, जो आई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आए हैं, पोर्तुगीज के कई सारे फैक्ट्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पुर्तगालियों की कैपिटल क्या थी, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्टेब्लिश की है। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चंस हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं डचों का आगमन, फिर ब्रिटिशर्स का आगमन, फिर डेनिश लोग जो आए हैं, फिर फ्रेंच जो आए हैं, फिर स्वीडिश जो आए हैं, इन सारी चीजों को हमने एक एक करके डिस्कस किया अराइवल में। फिर हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 में
कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इन सभी के ऊपर विक्ट्री हासिल की। तो विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, जिसमें हम बात करते हैं विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ऑन कॉम्पिटिटर्स, या हम बोल रहे हैं कि उनके जो साथी जो लोग आए हैं उनको जो उन्होंने कंट्रोल किया, जैसे कि सबसे पहले पोर्तुगीज को, फिर फ्रेंच को, फिर हम बात करें डचों को। देन फिर जो इंडियंस के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे कि सबसे पहले बंगाल को इन्होंने कैप्चर किया। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया 1757 में, 1757 में 23 जून को। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया है, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है लेक्चर 4 में, किस तरह से उन्होंने विक्ट्री हासिल की है। फिर साथ ही जो विक्ट्री उनकी हुई है हम बोले मैसूर में, तो 4 युद्ध लड़ना पड़ा मैसूर के रूलर्स के साथ, मैसूर के शासकों के साथ। फिर मराठों पर जो विजय हासिल की उसके लिए 3 युद्ध लड़ने पड़े। 1775 से शुरू होता है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक, 1775 में शुरू हुआ, ठीक है, 82 तक चलता है, 1782 तक। फिर जो सेकंड एंग्लो मराठा 1802 से 1803 1805 तक। फिर थर्ड एंग्लो मराठा 1817 से 1818 तक, 1817 टू 1818। तो इस तरह से ना आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या क्या चीजें हुई हैं। फिर लेक्चर 5 में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां थी, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो 1772 या 3 के लगभग शुरू किया था, किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, अभी बताया मैंने आप लोगों को। 1772 में, सॉरी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो स्थायी बंदोबस्त था वो 1793 में किसने, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने परमानेंट सेटलमेंट नहीं शुरू किया था, उन्होंने 5 ईयर के कुछ ऐसे सिस्टम शुरू किए थे, 5 साल के बंदोबस्त शुरू किए थे, और बाद में फिर उन्हें समाप्त कर उसे एनुअली किया गया था। तो कोई भी ऐसा परमानेंट सिस्टम नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था, कॉर्नवालिस लाया था। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था उसको खत्म किया था, उसे समाप्त कर दिया था। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम किसने शुरू किया था बंगाल में, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था 1765 से। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने बात की अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। तो एक आता परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस ने 93 में शुरू किया, जो 10 ईयर का सिस्टम, लगभग 10 साल का सिस्टम हुआ करता था। फिर हमने बात करी है महालवाड़ी सिस्टम की, रैयतवाड़ी सिस्टम की, जो मद्रास मुंबई वाले प्रांतों में, असम वाले कुछ क्षेत्रों में शुरू हुआ था रैयतवाड़ी। महालवाड़ी उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में महालवाड़ी सिस्टम चला करता था, ठीक है। तो ये जो टैक्सेशन के सिस्टम थे, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, उनको डिस्कस किया। लेक्चर 6 में हमने बात की अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की। एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने किन पॉलिसीज को फॉलो किया है, किन एक्टिविटीज को फॉलो किया है, किन प्रॉपर्टीज को क्या उनकी विशेषताएं रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी बात या सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें उन्होंने इंडियंस को बड़े बड़े पदों पर अपॉइंट नहीं किया है, चाहे आर्मी हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन हो, चाहे कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट हो, उसमें इंडियंस को नहीं रखा गया है। करप्शन काफी हद तक था, भ्रष्टाचार काफी ज्यादा देखा जा रहा था। तो लेक्चर 6 में हम उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसके ऊपर बात करते हैं, प्रशासन की विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में। फिर लेक्चर 7 जब आता है तो लेक्चर 7 में हम बात कर रहे होते हैं किस टॉपिक पर, किस मुद्दे पर। तो देखिए लेक्चर 7 में लेक्चर 7, 8 और 9, देखिए लेक्चर 9 अभी हमने कंप्लीट किया है। अच्छा, लेक्चर 7 में हम बात कर रहे हैं 19 सेंचुरी के जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में बात की है हमने लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। और ये जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन होते हैं 19वीं शताब्दी की, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने राजा राममोहन रॉय से स्टार्ट किया है, राजा राममोहन रॉय से शुरुआत की है। और फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए हैं, बंगाल के कई सारे रिफॉर्मिस्ट हुए, महाराष्ट्र के कई सारे रिफॉर्मिस्ट हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उनके समय कई सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे वुमेन एजुकेशन में, वुमेन राइट्स में, स्त्री विडोरी मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, या फिर हम बात करें सेक्रीफाइस या बलि देने की जो प्रथाएं चली करती थी। तो जो भी अंधविश्वास कुरीतियां सारी की सारी जो हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में थी, उनको दूर किया गया। सिर्फ हिंदू में नहीं, मुस्लिम में भी, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट हमने डिस्कस किया है, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था, साइंटिफिक सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। सिख धर्म के में भी कई सुधार हुए, निरंकारी मूवमेंट उस समय पर शुरू हुआ। तो 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, सोशल रिफॉर्म्स हुए, रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी हुए, धार्मिक धर्मों का जो है पुनर्नवीनीकरण या रिवाइवल उत्थान किया गया, पुरानी परंपराओं का डबल से। जैसे कि हम बात करते हैं राजा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चलाया गया। इस तरह से हमने बात की सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की लेक्चर 7 में।
ठीक है। लेक्चर 8 की फिर हम बात करते हैं, जिसमें हमने देखिए ये जो टॉपिक है लेक्चर 9 की हम बात करें। लेक्चर 9 में हमने कुछ अच्छा लेक्चर 8 में हमने क्या डिस्कस किया, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। अब सारी चीजें क्लियर हो गई। तो लेक्चर 8 में हमने डिस्कस किया रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके पहले सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, उसके पहले ब्रिटिश प्रशासन की प्रॉपर्टीज विशेषताएं वगैरह जो थी। तो लेक्चर 8 में हमने बात की होती है किसके बारे में, रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह के बारे में। और उस विद्रोह को हमने पूरा डीप में डिस्कस किया है, उसके कारण, उसके बिगिनिंग, उसके पीछे के बेसिक कारण, इमीडिएट कारण, ठीक है, और फिर क्यों वो फेलियर होता है और फिर उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की। फिर हमने लेक्चर 9 में डिस्कस किया था रिवोल्ट आफ्टर 1857 1857 के विद्रोह के बाद जो रिवोल्ट इंडिया में हुए थे, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स को डिस्कस किया। सबसे पहला रिवोल्ट हमने पढ़ा था 1859-60 के दौरान बंगाल में जो नील विद्रोह होता है, जो नील आंदोलन होता है, इट मीन्स द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ बंगाल। बंगाल में जो इंडिगो रिवोल्ट जो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास नाम के 2 भाइयों के द्वारा शुरू किया जाता है। और इस विद्रोह का बेसिक कारण या मूल कारण यह था कि ब्रिटेन के या लंदन के जो प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक थे, वो इस तरह से प्रेशराइज करते थे बंगाल के किसानों को कि उन्हें नील उगाना पड़ता था अपने खेतों पर, उन्हें प्रेशराइज किया जाता था, उन्हें इनिशियल लेवल पर या प्रारंभ में उन्हें प्रलोभन देकर लोन दे दिए जाते थे और उनसे कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाते थे, ठीक है। और फिर उसका ये रिजल्ट होता था कि उन्हें मजबूरन अपने खेतों में नील उगानी पड़ती थी, ठीक है। और नील को उगाने के बाद उस नील को काफी सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था, काफी सस्ते दामों पर ये लोग क्या करते थे, खरीद लेते थे। कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था बंगाल के किसानों को, बंगाल के किसानों की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही थी। फाइनली वहां के लोगों ने वहां के किसानों ने आंदोलन किया और 1859 में पूरी तरह से बंगाल के किसानों ने मना कर दिया कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। कई और भी दुष्परिणाम थे एक तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दूसरा कोई भी अगर देखा जाए नील कोई फूड क्रॉप नहीं है, ठीक है, फूड क्रॉप नहीं उगाने दी जा रही थी। साथ ही साथ अगर देखें तो कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, खेतों की जो फर्टिलिटी थी वो खत्म हो जाती थी, पानी काफी ज्यादा लगता था। तो ये सारी समस्याएं थी। इसके बाद वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया और ये जो विद्रोह था ये सफल होता है, ये सक्सेसफुल रहता है। और फाइनली क्या होता है, ब्रिटेन के गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है, एक नील कमीशन बनाया जाता है, इंडिगो कमीशन बनाया जाता है। इंडिगो कमीशन की रिकमेंडेशन पर यह बात होती है कि बंगाल के जो किसान हैं उन्हें किसी भी तरह से मजबूर नहीं किया जाएगा नील उगाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज होती है और जो फैक्ट्रीज, कारखाने वगैरह जो होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं नील के लिए। तो ये एक सक्सेसफुली रिवोल्ट होता है, सक्सेसफुल आंदोलन होता है। फिर हमने पाबना रिवोल्ट की बात की। पाबना भी बांग्लादेश में आता है आज के समय, उस समय बंगाली कहलाता था। पाबना रिवोल्ट जो होता है अगर उसकी बात की जाए तो ये 1870 से 1880 के दौर में जो सीरीज ऑफ रिवोल्ट हुए थे उन्हीं का एक हिस्सा होता है पाबना रिवोल्ट। पाबना रिवोल्ट की अगर बात करें तो उसके पीछे कारण होता है 1859 में एक एक्ट आता है, एक अधिनियम आता है जिसे हम रेंट एक्ट बोलते हैं, रेंट एक्ट ऑफ 1859। ये जो रेंट एक्ट ऑफ 1859 था, इसके तहत क्या होता है, फार्मर्स को कुछ राइट मिलते हैं। ये पहला एक देखा जाए तो फर्स्ट ऐसा एक रिफॉर्म था, फर्स्ट ऐसा एक सुधार था जो किसानों के लिए किया गया था, किसानों के सुधार के लिए किया गया था, उनके जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए किया गया था। इसे कंसिडर किया जाता है फर्स्ट लैंडमार्क, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप थी जिसमें सुधार किया जा रहा था किसानों को। और इसमें ये बात बोली गई थी कि यदि कोई किसान किसी खेत पर 12 ईयर तक अगर काम करता है या खेती करता है तो उसे क्या, उस खेत का क्या मान लिया जाएगा, ऑनर कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसने 12 ईयर तक क्या दिया है, उस जमीन का लगान भी दिया है, टैक्स भी भरा है, रेवेन्यू भी दिया है, तो उसे उस खेत का क्या मान लिया जाएगा, किसान या ऑनर मान लिया जाएगा, उस व्यक्ति को, उस किसान को, ठीक है। तो ये एक एक्ट आया था जिससे किसान काफी खुश थे। लेकिन नाखुश कौन थे, तो नाखुश थे कौन, जमींदार या लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या उस तरह का जो सिस्टम था वहां जो बंगाल में चला करता था, उसमें यह था कि जो जमींदार थे वो जमीनों के मालिक हुआ करते। अब जमींदार तो जमीन के मालिक हैं और किसान जो खेती कर रहा है सिर्फ एक मजदूर के रूप में। अब ये जमींदार कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो जमीनें हैं उनके ओनर किसान बन जाए, ठीक है। तो जमींदारों ने कई प्रकार की एक्टिविटी की, कई प्रकार के ऐसे अत्याचार किए किसानों के ऊपर कि वो किसी भी तरह से जमीन के हकदार ना बन पाए, जमीन के मालिक ना बन पाए, ठीक है। तो उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनका जो रेंट था, उनका जो टैक्स था वो 7 से 8 गुना तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। और भी कई प्रकार से, जैसे कि उनके ऊपर कोर्ट केसेस किए गए
उन्हें जबरदस्ती खेत से निकालने की कोशिश की गई, जमीन से बाहर करने की कोशिश की गई, उनकी फैमिली, बच्चों और उनकी फसलों को लूट लिया जाता था जमींदारों के द्वारा। ठीक है, तो इन सारी परेशानियों से परेशान होने के बाद क्या करते हैं ये जो किसान थे पाबना के किसान इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं और ये लोग एक पाबना एग्रीरियन लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, पाबना एग्रीरियन लीग जो अब ये फाइट करने के लिए तैयार थी, ये लोग सारे एकजुट हो चुके थे, इकट्ठे हो चुके थे और इन्होंने एक लीगल जो है केस किया है या लीगल फाइट की है। और ये जो लीगल फाइट की है इसमें जो बंगाल के एजुकेटेड कम्युनिटी के लोग थे वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या होता है कि 1885 में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है, एक अधिनियम पास किया जाता है और उस एक्ट के अनुसार या उस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि किसानों के जो लैंड राइट्स थे, किसानों के जो जमीन से संबंधित अधिकार थे वो और ज्यादा सिक्योर किए जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि एक पाबना एग्रीरियन लीग बनती है और पाबना एग्रीरियन लीग के बाद क्या होता है कि 1880 में एक रेंट लॉ कमीशन बनाया जाता है। रेंट लॉ कमीशन 1880 में बनता है और वो रिकमेंड करता है और फिर उनके रिकमेंडेशन पर ही एक एक्ट पास होता है 1885 में, 1885 में, जिसको बंगाल टेनेंसी एक्ट कहा जाता है। बंगाल टेनेंसी एक्ट जो 1885 में आता है, बंगाल टेनेंसी एक्ट के माध्यम से किसानों के जो राइट होते हैं लैंड से रिलेटेड उन्हें और ज्यादा सिक्योर किया जाता है। ठीक है ना, और जो जमींदारों की एक्टिविटी थी, जो जमींदारों की हरकतें थी, उसे क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। इससे फार्मर्स को और ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद हम बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट था उसको डिस्कस करते हैं। बिरसा मुंडा का रिवोल्ट या मुंडा रिवोल्ट कहा जाता है। मुंडा रिवोल्ट के बारे में अगर बात की जाए तो ये झारखंड की जो ट्राइब थी, मुंडा ट्राइब, उसी के एक लीडर हुए थे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया, 1875 के लगभग उनका जन्म हुआ था और 1899 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ड्यू टू कोलेरा या हैजा की बीमारी के कारण। बिरसा मुंडा एक प्रकार से देखा जाए तो उनके रिवोल्ट का जो कारण था वो ये था कि उनके जो विचार थे, जो उनके जो ट्रेडिशनल थे, जो रिचुअल्स थे, जो रिवाज थे, उनके ऊपर एक प्रकार से इम्पैक्ट पड़ रहा था। एक तो इम्पैक्ट उनके ऊपर जो क्रिश्चियन मिशनरीज था उनका था, ऊपर से इनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे किसके द्वारा, तो जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, इसके अलावा जो मनी लेंडर्स थे, इनके काफी अत्याचार होते थे, इनकी जमीनें छीन ली जाती थी। साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करके इनके जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं, उनसे दूर कर रहे थे। साथ ही इनके दुश्मन ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे लॉस पास करती थी, ऐसे कानून बनाती थी जिससे कि इन्हें जंगल में रहने के जो इनके परमानेंट राइट्स थे, जो मूलभूत इनके अधिकार थे, जो जंगल को ये अपना घर मानते थे, वो इनसे छिनता जा रहा था। ठीक है, तो इन सारी चीजों के कारण इन्होंने सभी को अपना दुश्मन बनाया, इन सभी के ऊपर उन्होंने अटैक किए, पुलिस के ऊपर, चाहे हम बात करें क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, मनी लेंडर्स के ऊपर, फाइनली गवर्नमेंट की संस्था जैसे पुलिस हो गया है या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पर भी हमले किए। ठीक है, फाइनली 1799 के बाद जब इनकी मृत्यु होती है, 1899 में इनकी डेथ होती है और फिर गवर्नमेंट भी ये समझ जाती है कि अगर हमने ज्यादा परेशान किया है ट्राइबल्स को तो इस तरह से जंगलों से भी मूवमेंट शुरू हो जाएंगे। और चूंकि उस दौर में काफी मूवमेंट हो रहे थे, काफी रिवोल्ट हो रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चाहती नहीं थी कि ज्यादा रिवोल्ट या ज्यादा मूवमेंट हो, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ इस तरह के एक्ट बनाए, इस तरह के अधिनियम बनाए जिसके अंतर्गत जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग थे, ट्राइबल जनजाति के लोग थे, जो जंगलों में निवास करने वाली ट्राइब थी, उन्हें इजीली उनकी जमीन को कोई भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता था। ठीक है ना, यदि ऑक्यूपाई करना है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी होती थी। या इस तरह के कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए, इस तरह के कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिसके तहत ट्राइब्स की जो जमीनें थी, ट्राइबल्स की जो एरिया था, उन पर कंट्रोल ना किया जा सके, उनको ऑक्यूपाई ना किया जा सके। ठीक है, और फिर दूसरी अगर बात करें नेक्स्ट जो हमने मूवमेंट पढ़ा है वो हमने कूका मूवमेंट पढ़ा है। कूका मूवमेंट जो हमने पंजाब या सिख धर्म से संबंधित था, सिखों से रिलेटेड था। कूका मूवमेंट 1872 हम उसकी ईयर मानते हैं, 1872 के लगभग ये मूवमेंट हुआ था। ठीक है ना, और ये जो कूका मूवमेंट था, जिसे हम नामधारी मूवमेंट के रूप में भी जानते हैं, इसे शुरू किया था राम सिंह जी ने। ठीक है, तो बाबा राम सिंह इस मूवमेंट के इनिशिएटर या फाउंडर कहलाते हैं। इनके पहले हालांकि बलकदास जी महाराज, उनके अलावा भगवत जवाहरमल भी इसी मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लीडर कहलाते हैं। तो जवाहरमल, उनके बाद फिर आते हैं कौन से, बलकदास, जो एक दूसरे के गुरु हैं, शिष्य हैं। ठीक है, और फिर आखिरी नाम आता राम सिंह जी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण लीडर है राम सिंह जी, जिन्होंने इस मूवमेंट को काफी स्प्रेड किया। पूरे इंडिया में 22 सेंटर्स या लर्निंग सेंटर्स बनाए जहाँ पे अपने सूबे अपॉइंट किए, जिनका बेसिक टारगेट ये था कि राम सिंह जी की जो टीचिंग्स है, जो शिक्षा है, उन्हें क्या करना, पूरे इंडिया में स्प्रेड करना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है
कि कूका मूवमेंट शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे 1871 में कुछ ऐसी इवेंट या कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो जिससे कि ये मूवमेंट वायलेंस की तरफ चला जाता है, हिंसात्मक एक्टिविटी होने लग जाती है। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये पता चलता है कि बाबा राम सिंह जी की जो एक्टिविटी वो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने कई सारी एक्टिविटी की है। जैसे 1857 में उन्होंने ब्रिटिशर्स से एक प्रकार से इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, एक अपना फ्लैग जो है वो दिखाया। साथ ही उन्होंने रशियंस को लेटर्स लिखे फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी देखी गई थी और कुछ हिंसात्मक एक्टिविटी होती है 1871 में। देन क्या होता है 1872 की बात करें, 1872 की बात करें तो 65 कूकास को, 65 कूकास को, यानी 65 ऐसे लोग जो कूका मूवमेंट से रिलेटेड थे या नामधारी कम्युनिटी से संबंधित थे, उनको क्या करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें तोपों पर बांध कर उनको मृत्यु दे दी जाती है, उनको दंड दे दिया जाता है, ठीक है, मृत्यु दंड का। तो ये सारी एक्टिविटी होती है 72 में। साथ ही राम सिंह जी को भी क्या कर लिया था, अरेस्ट करके भेज दिया जाता है, कहाँ पर, रंगून में। तो ये मूवमेंट फिर होता है और फिर 1885 में रंगून में ही राम सिंह जी की डेथ हो जाती है और ये मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब देखिए ये जो मूवमेंट है इसका पॉलिटिकल भी एस्पेक्ट है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस मूवमेंट ने रिलीजियसली भी काफी काम किया है। और जो सिख धर्म में व्याप्त तो कुछ अंधविश्वास या कुछ ऐसे रिचुअल्स थे जिन्हें इन्होंने उठाया है, जिनके ऊपर प्रश्न किए हैं और जिन्हें सही करने की कोशिशें की हैं। तो इस तरह से हमने लेक्चर 9 डिस्कस किए या 9 टॉपिक्स डिस्कस किए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। और अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लास्ट टॉपिक, अंतिम टॉपिक। और इस अंतिम टॉपिक में हम पुनः से फिर से बात करेंगे उन्हीं लोगों के बारे में जो अब देखिए शुरू से आखिरी तक की वापस से बातें चल जाएंगी, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में। और वो हम 1757 से ही शुरू कर देंगे, 1757 से ही शुरू कर देंगे, जब बैटल ऑफ प्लासी हम सुनते हैं। साथ ही साथ हम एंग्लो फ्रेंच वॉर सुनते हैं, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 1746 से शुरू हुआ, 1746 या 45 में पहला युद्ध हुआ था, 46 से 48 तक, ठीक है। फिर 49 से 54 तक, फिर 58 से 63 तक जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर था या थर्ड कार्नेटिक वॉर था। तो ये जो कार्नेटिक वॉर्स हुए हैं, बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, बैटल ऑफ बक्सर हुआ है, ये जो इनिशियल लेवल पर ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर इंडिया में स्टेब्लिश की, अपनी जो धाक बनाई थी, उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे, उसके बाद से लेकर 1857 तक जो गवर्नर जनरल हम बीच बीच में डिस्कस करते आए हैं। जैसे कि हमने जब 1857 का रिवोल्ट पढ़ा तो उसमें हमने कॉजेस में बात की कि जो कई सारे ऐसे पॉलिटिकल इशू थे, राजनीतिक कारण थे 1857 की क्रांति के, जिसमें हम लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी, साथ ही साथ डलहौजी के द्वारा जो मुगलों को आदेश दिया गया था कि उन्हें अपने रेसिडेंस को खाली करना होगा, ठीक है, और आने वाले जो मुगल प्रिंस हैं उन्हें टाइटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेशवाओं के साथ जो उन्होंने किया था, तो ये सारे पॉलिटिकल इशू थे जिसमें हमने इन गवर्नर जनरल्स की बात की। तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं इन गवर्नर जनरल्स की जो 1857 तक थे। इस टॉपिक में हम इन्हीं लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर्स के बारे में, समझ गए। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा बंगाल के गवर्नर। देखिए अब हम देखते हैं बंगाल के गवर्नर को, तो उससे पहले आप ये समझें कि ये जो गवर्नर की पोस्ट थी ना, गवर्नर की जो पोस्ट थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थी। किसके लिए थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सुप्रीम पोस्ट थी इंडिया में। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो सुप्रीम अथॉरिटी था वो कौन था? गवर्नर था, ठीक है। तो गवर्नर का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी कार्य हैं, उनको संभालने का हुआ करता था, ठीक है। अभी तक क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड पर फोकस थे, व्यापार पर ही ध्यान देते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल मामलों पर इंटरफेयर किया, राजनीतिक मामलों में भी ध्यान देना शुरू किया। और फिर इन्होंने इंडिया की टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर लिया, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन संभालने लग गए, ठीक है। और जब ये इंडिया को ऑक्यूपाई करने लगे हैं, टेरिटरीज को जीतने लगे हैं, प्रशासन में आ गए हैं, तब से जो गवर्नर है वो पॉलिटिकल मामलों में भी नियुक्त होने लगा है, भारत के, इंडिया के उन क्षेत्रों में भी अपॉइंट होने लगा, ठीक है। तो गवर्नर तो काफी पहले से थे, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व आता है भारत में तब से ये गवर्नर थे। लगभग 17 सेंचुरी की बात करें तब से गवर्नर थे, तो गवर्नर काफी पहले से थे। लेकिन जब हम देखते हैं बंगाल की बात जब करते हैं तो आप सभी को पता है बंगाल को जीता था 1757 में, 1757 में, ठीक है।
तब से हम गवर्नर की बात करते हैं बंगाल के लिए, तब से गवर्नर की बात करते हैं बंगाल के लिए। तो बंगाल में गवर्नर आते हैं 1757, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो 1757-58 के लगभग अपॉइंट हुए थे, ठीक है। उनके पहले तक गवर्नर थे, लेकिन वो कहाँ के थे, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही गवर्नर कहलाते थे। और इन गवर्नर्स का क्या काम होता था, तो 1757 या 1760 तक की अगर बात करें, 1760 तक की अगर बात करें, तो जो गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका काम सिर्फ ये था, उनका बेसिक फंक्शन सिर्फ ये था कि वो बंगाल के नवाबों से या देश के कहीं पर भी जो रूलर्स हैं उनसे क्या करें, उनसे परमिशन हासिल करें अपने ट्रेड सेंटर्स को ओपन करने की, ठीक है। तो वो ट्रेड पोस्ट या ट्रेडिंग पोस्ट के राइट्स जनरेट करना चाह रहे थे और उसके लिए उन्हें परमिशन चाहिए होती थी इंडिया के रूलर्स से, जैसे कि बंगाल से, तो बंगाल में नवाब थे, तो बंगाल के नवाबों से परमिशन लेने का ही काम हुआ करता था किसका, इन गवर्नरों का, जो इस कंपनी के सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। तो फ्रॉम 1760 a governor represented the British East India Company which had been granted the right to establish a trading post by the Nawab of Bengal। तो यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इनका काम क्या था, बंगाल के नवाबों से या बंगाल के नवाब से ट्रेडिंग पोस्ट के परमिशन क्या करना, हासिल करना, व्यापार के लिए अपने पोस्ट बनाना, या इस तरह की जो एक्टिविटी थी वो थी खाली इन लोगों की, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 1757 के बाद से ही ये थोड़ा सा इनकी अथॉरिटी या पावर बढ़ने लग जाती है, ठीक है ना, कंट्रोल बढ़ने लग जाता है। तो गवर्नर जो थे वो बंगाल में अपॉइंट हो गए हैं, अब ये बंगाल के गवर्नर कहलाने लग जाते हैं 1758 से। 1758 से बंगाल के गवर्नर भी ये कहलाते हैं, 1758 से बंगाल के गवर्नर भी ये कहलाते हैं। लेकिन अभी भी ये प्रशासन में नहीं आए हैं, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आए हैं, प्रशासन अभी इन्होंने नहीं हाथ में लिया है, जो इंडिया के जो नवाब थे वही संभाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इनका कंट्रोल और ज्यादा बढ़ जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कब बनते हैं, 1758 में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे इनका अभी इन्होंने अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव वापस से गवर्नर जनरल बनते हैं 1760 से 1765। ये काफी फेमस दौर है, काफी सॉरी ये टाइम मैंने गलत लिख दिया है, 1765 से 1767, 1765 से 1767, ये एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है रॉबर्ट क्लाइव का, जो 1765 से 1767 में चलता है। देखिए 1758 में जब ये गवर्नर बनते हैं तो 1758 से ये 1760 तक रहते हैं, 1760 तक, और फिर ये वापस से ब्रिटेन चले जाते हैं, वापस से अपने देश लौट जाते हैं, ठीक है। 58 से 60 तक रहते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं। और इनके बाद फिर जो दूसरा गवर्नर बंगाल का बनता है उसका नाम था हेनरी वेंसीटाट। तो हेनरी वेंसीटाट आता है जो 60 से 65 तक रहता है। तो 1760 से 1765 तक बंगाल का जो गवर्नर रहता है वो हेनरी वेंसीटाट को बनाया जाता है, ठीक है, हेनरी वेंसीटाट। लेकिन आप सभी को पता है बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है 1764 में, 22 अक्टूबर 1764, और बक्सर के युद्ध में एक बड़ी विजय मिलती है ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को। और जब वो युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद इंडियन रूलर्स को के साथ ट्रीटी करने के लिए, समझौता करने के लिए, ट्रीटीज की कंडीशंस बनाने के लिए वापस से किसे इनवाइट किया जाता है, वापस से किसे रिक्रूट किया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है 65 में, बंगाल का गवर्नर बनता है, और कब तक फिर रहता है, 67 तक रहता है, ठीक है, 1767 तक। अब 1765 में जब ये आता है तो बंगाल का जो शासन होता है, बंगाल का जो प्रशासन होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है। पूरी तरह से नहीं लेती है, कंप्लीटली नहीं लेती है, बट पार्शियली ये अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं आंशिक रूप से। और यहाँ पे 65 में रॉबर्ट क्लाइव शुरू करता है एक नई पॉलिसी, एक नई पद्धति बंगाल में प्रशासन की, जिसको हम बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट सिस्टम या द्वैध शासन पद्धति, ठीक है। डायर के सिस्टम स्टेब्लिश किया जाता है पहली बार, वहां कहां पर, बंगाल में। और बंगाल के जो जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड फंक्शन होते हैं, जो दीवानी कार्य होते हैं, जो दीवानी अधिकार होते हैं, वो कंपनी के हाथ में होते हैं, कंपनी संभालती है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जो निजामत संबंधित अधिकार होते हैं, वो बंगाल के नवाब के हाथ में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहां से प्रशासन शुरू होता है 1765 से 1765 से, और ये बनते हैं बंगाल के फर्स्ट गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जब पूछा जाएगा तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव का।
58 से 60 फर्स्ट टेनर होता है, सेकंड 65 से 67 होता है, ठीक है। इस बीच में हेनरी वेंसीटार्ट बनते हैं 60 टू 65, और उनके बाद अगर बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो आते हैं वो हैरी वेरेलास्ट आते हैं, ठीक है। वेरेलास्ट 67 से 69 तक रहते हैं, और फिर जॉन कार्टियर बंगाल का गवर्नर बनता है 69 से 72 तक, 1772 तक, और फिर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो आपके बंगाल के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है 1773 में, ठीक है, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात कर ली है। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाता है, और फिर एक फेमस नाम जो आएगा वो आएगा कॉर्नवालिस का, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम शुरू करते हैं, और पहला व्यक्ति जो हम यहाँ पे उठाएंगे, फर्स्ट पर्सन जो हम उठाएंगे वो कौन होगा, तो वो होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो पहला व्यक्ति जो हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट क्लाइव, और फिर डायरेक्टली हम बात करेंगे किसके बारे में, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो फेमस व्यक्ति था, ठीक है।